हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हमारे लॉ के एक्सप्रेस रिवीजन सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रिवीजन अदर लॉज के लिए। अदर लॉज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि चीज़ें याद नहीं होती, और अगर याद हो भी जाए तो वे एग्जाम में भूल जाते हैं कि क्या लिखना था, या फिर पता ही नहीं होता कि कौन सा सेक्शन क्या बोलना चाहता है। मतलब कि सेक्शन का जो मीनिंग है वो पता ही नहीं होता। तो आज हम अदर लॉज को इसी तरीके से करेंगे, हम सेक्शन का मीनिंग समझेंगे। जैसे हमने अभी तक सारे रिविजन्स करे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पास्ट में आ चुके हैं पिछले लास्ट 10 अटेम्प्ट्स में, और कौन कौन से टॉपिक्स एक्सपेक्टेड हैं। तो हम इसी तरीके से इसका भी रिविजन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पास्ट में क्या क्या आ चुका है। देखो, एफिडेविट की डेफिनेशन आ चुकी है, 2 बार आ चुकी है, 3 से 2 मार्क्स में। गुड फेथ की डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, बिल्कुल 2-2 लाइन की डेफिनेशन है जिसमें 2-2 मार्क्स तो यूं ही मिल जा रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ एक्ट आ चुका है, इफेक्ट ऑफ रिपील आ चुका है, देखेंगे क्या है। कंपटीशन ऑफ टाइम, जेंडर एंड नंबर, मल्टीपल इनैक्टमेंट में अगर कुछ ऑफेंस करा है तो क्या, और सर्विस बाय पोस्ट। यहाँ पर अगेन क्या एक्सपेक्टेड है, ये सारे जो ऑलरेडी आ चुके हैं। गुड फेथ, रिमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एक्सपेक्टेड है। कंपटीशन ऑफ टाइम दैट इज एक्सपेक्टेड। सर्विस बाय पोस्ट ऑफेंसेस एक्सपेक्टेड है। विल की डेफिनेशन इज एक्सपेक्टेड, और ये सब भी एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर मोस्ट स्कोरिंग कॉम्बो क्या हो सकता है मई 2025 में। देखो, ये लोग एक तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, रियल एप्लीकेशन एक्सेप्ट एनी ऑफ। क्या हो सकता है, आईसी क्या टेस्ट करना चाहेगा, अगर करेगा तो सेक्शन 322 और 6 को मिला देगा, 10 और 12 को, 27 को मिला देगा, सेक्शन 13 और 14 का मिलके आपको केस स्टडी आ सकता है, या फिर 21 और 26 का। मैं आपको एडवाइस करूंगी, देखो अदर लॉज में आपको प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि आप ये नहीं समझते हो कि लॉ के अंदर लिखा क्या हो। यू आर ट्राइंग टू मगअप, आप चीजों को मगअप करने का ट्राई करते हो, विच इज नॉट राइट। आप मगअप करते हो कि अच्छा कंपटीशन ऑफ टाइम तो ठीक है, इसमें ये याद कर लो, जो लिखा हुआ है बस रट लो, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बहुत अजीब सी होती है, समझ में नहीं आता। सर्विस बाय पोस्ट बस रट लो। देखो, रटने से कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। अगर आपने उस सेक्शन के अंदर का एसेंस समझ लिया, कुछ कीवर्ड्स याद कर लिए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। हम समझेंगे अच्छे से कि भाई ये डेफिनेशंस के कीवर्ड्स को कैसे याद करना है, ये समझेंगे। और इन सब में क्या दिया हुआ है, अंदर लिखा क्या हुआ है। इतनी सिंपल चीजें, बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि यार क्या लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करने, अच्छा सी आईसीआई डजंट वांट फ्रॉम योर साइड कि आप पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है ऐसा कट कॉपी पेस्ट करो। आपने कीवर्ड भी लिख दिया, आपने शेल वर्ड यूज कर लिया, प्रोवाइडेड आल्सो दैट लिख लिया, 2-3 लॉ के टर्मिनोलॉजीज लिख ली, तब भी आईसीआई बोलेगा कि हाँ यार इस बच्चे को आता है, लेट देम गिव मी द फुल मार्क्स। तो आप वो चीज समझने की कोशिश करो, आपको मगअप नहीं करना है। पहला रूल अदर लॉज में समझ लो, रटना नहीं, समझना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार अगर समझ गए, हिंदी में अपनी भाषा में एक बार समझ गए, तो बस 2-3 जो वर्ड्स हैं लॉ के उसको लिख के वहां पे बताना है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 की, जो बात करता है डेफिनेशन ऑफ एफिडेविट। अब यहाँ पे कीवर्ड जो है वो है अफर्मेशन। ए फॉर एफिडेविट, ए फॉर अफर्मेशन, पहला कीवर्ड याद। ए फॉर एफिडेविट, ए फॉर अफर्मेशन। अफर्मेशन की जगह, अच्छा अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, ओथ। अब आपको यही रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपने इसकी जगह ओथ लिख दिया तब भी चलेगा भाई, तब भी चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं चलेगा, ये तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो लॉ में ओथ और अफर्मेशन दोनों ही चलेगा। तो बेसिकली ओथ हो या अफर्मेशन हो, वही एफिडेविट का डेस्टिनेशन होगा। ओथ हो या अफर्मेशन, ये क्या होगा, एफिडेविट का डेस्टिनेशन। सिंपल। एफिडेविट का क्या हो जाएगा, ये डेस्टिनेशन हो जाएगा। अब कीवर्ड याद हो गया, एफिडेविट, अफर्मेशन। ठीक है,
एफिडेविट इंक्लूड करता है अफर्मेशन या फिर डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। अब यार इतना सिंपल बोला है कि जो लॉ है, मोदी जी लॉ में ये बोल रहे हैं कि हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि खा माँ कसम कि तू सही है, खा माँ कसम तो सच बोल रहा है, ऐसे तो कसमें लोग झूठ भी खाते हैं। तो एफिडेविट में उन्होंने बोला कि कसम की जगह वो उनसे अफर्म करवाते हैं, वो उनसे डिक्लेयर करवाते हैं लिख कर कि देखो ये सही है। इसलिए मैंने बोला अफर्मेशन की जगह ओथ भी लिख सकते हो। अगर लिख के कसम दिलवा दी कि हाँ ये जो लिखा हुआ है मैं कसम खाता हूँ ये सच है, तो वो हो जाएगा एफिडेविट। और यही एफिडेविट की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। क्या बोला, एफिडेविट शेल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगा, लॉ में कभी भी वर्ड, लॉ ने बोला ये करने का, लॉ में लिखा हुआ ये करने का, तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, शेल। इंक्लूड लिखा हुआ है मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव है इसलिए तो बोला अफर्मेशन की जगह ओथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बोला, एफिडेविट शेल इंक्लूड अफर्मेशन, अफर्म करवाओ, एफिडेविट इज इक्वल्स टू अफर्मेशन या फिर ओथ या फिर डिक्लेरेशन बाय द पर्सन इन द केस ऑफ पर्सन, उस केस में जहां पे पर्सन को लॉ अलाउड करता है कि वो यहाँ पर उस चीज को अफर्म या डिक्लेयर करे। लॉ चाहता है इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, लॉ नहीं चाहता है कि तुम कसमें खाओ, कसमें वादे लॉ को नहीं चाहिए, वो आपसे अफर्म करवाएगा लिख के। ठीक है, पहली डेफिनेशन हुई। दूसरी गुड फेथ, यहाँ पे क्या होता है, गुड फेथ का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, गुड फेथ इक्वल्स टू गुड इंटेंशन and it is more than good perfection। अब देखना कितना अच्छे से समझ आएगा। गुड फेथ का मतलब तुमने अच्छे इरादे से, तुम्हारा इरादा नेक था, तुमने अच्छे इरादे से कुछ भी करा तो वो क्या हो जाएगा, गुड फेथ हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें नेग्लिजेंस हो गई, आप चाहते नहीं थे, ऐसा बोला जाता है ना, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, लेकिन आपका जो इंटेंशन था वो तो कर्म करने का ही था, कांड तो किस्मत में था इसलिए हो गया। ठीक है, मतलब गुड फेथ इज इक्वल्स टू गुड इंटेंशन, आपका इंटेंशन अच्छा था कर्म करने का, परफेक्शन नहीं हो पाया तो भी चलेगा, नेग्लिजेंस हो गया तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ही फ्रॉड की थी, तो आप फ्रॉड ही करना चाहते थे, तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मतलब गुड फेथ का मतलब क्या होता है, गुड इंटेंशन विच इज मोर देन गुड परफेक्शन। अगर परफेक्शन नहीं भी हुआ तो चलेगा, लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा था, थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस हुई चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कर्म तो करने गए ना, कांड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कांड आपने सोच के करा, फ्रॉड को दिमाग में रख के वो कांड करा, तो फिर वो गुड फेथ नहीं कहलाएगा। सिंपल इजी। तो ये डेफिनेशन क्या हो गई, अ थिंग शेल बी डीम टू बी डन इन अ गुड फेथ वेयर इट इज डन in fact done honestly whether it is done negligently or not। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में देखो तीन चीजें आती हैं, यहाँ पे तीन चीजें आती हैं, एक तो जमीन, दूसरा फायदा और तीसरा चिपका हुआ इज इक्वल्स टू, ये तीनों क्या हो गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गए। नहीं इसको आईपी मत लिखो, फिर नोट्स में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी देखो कितना आसान, कुछ भी नहीं है इसमें। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको क्या रखना है, एक तो जमीन लैंड, दूसरा फायदा। अच्छा फायदा कैसे बताती हूँ, पहले ये देखो, एक तो जमीन मतलब लैंड। अभी तक आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ जमीन को मान रहे थे क्या, बिल्डिंग भी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन मैम बिल्डिंग जमीन तो एक ही हुई नहीं, जमीन अलग है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग है वो अलग है भाई। बहुत बार रियल स्टेट्स में ऐसी डील होती है कि जमीन किसी और की होती है और वो बिल्डिंग बनाने के लिए किसी को देता है, मतलब उस पर जो बिल्डिंग बनेगी वो किसी और की होगी
और जो जमीन है वो किसी और की। इस तरीके की भी डील्स होती हैं रियल स्टेट्स में, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, देखो, एक तो जमीन, दूसरा जमीन से चिपका हुआ जैसे पेड़ पौधे हो गए, तीसरा उनसे फायदा होने वाला। अब देखो, ये है जमीन, इस पे बन गई बिल्डिंग, ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो है पेड़ भी है, यहाँ पे कुछ पेड़ भी है, ठीक है। इग्नोर माई ड्राइंग प्लीज। यहाँ पे कुछ पेड़ भी है, यहाँ पे पेड़ में ये फल लगे हुए हैं, कुछ फल भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो जमीन है ये मेरा लैंड है, जो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये जो मेरी बिल्डिंग है ये भी मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों, एक तो जमीन तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग चिपकी हुई है जमीन से तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पेड़ चिपका हुआ है जमीन से तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज, फायदा होना चाहिए आपको, या तो आप ये बिल्डिंग खुद यूज करोगे या तो फिर रेंट पे दोगे, रेंट पे दिया तो आपको फायदा हो रहा है, इन पेड़ों से फल आ रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है। क्लियर, मतलब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होने के लिए क्या तीन चीजें होना जरूरी है, एक तो जमीन, उससे चिपका हुआ और फिर उससे फायदा, ये हो गई आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी शेल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, ठीक है। किसी चीज को आपने अर्थ से परमानेंटली अटैच कर दिया, मतलब लैंड, उसके ऊपर जो भी परमानेंटली अटैच चीजें हैं और उनसे होने वाला फायदा, बेनिफिट, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज एज सिंपल एज दैट। उसके बाद कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनएक्टमेंट। अच्छा, नाम से कितना बेकार लग रहा है, कितना ज्यादा बेकार लग रहा है। अब इसको मैं शॉर्ट में बताती हूँ। यहाँ पे बोला गया है अगर कोई भी एक्ट आता है, समझो, अगर कोई भी एक्ट आता है जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013, अब जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट में टाइम या डेट नहीं लिखा हुआ था, ये कब से इम्पैक्ट में आएगा, कब से फोर्स में आएगा ये एक्ट, ऐसा लिखा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया, इस सेक्शन में, नाम से कितना बेकार लग रहा है, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनएक्टमेंट, नाम से ही कितना गंदा दिख रहा है, लेकिन इसमें पता है इतनी सिंपल चीज बोली गई है कि अगर इस एक्ट में कुछ डेट ही मेंशन नहीं की गई है कि कब से, अब एक्ट बना है तो मतलब उसको इन्फोर्स तो करना है, लेकिन कब से इन्फोर्स करना है ये नहीं बताया गया। तो यहाँ पे बोल दिया कि जब प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बोलेगा, क्या बोल दिया गया, प्रेसिडेंट या गवर्नर जिस दिन बोल देगा कि इस डेट से इसको लागू करो, उस दिन से इसको लागू कर लेंगे। अच्छा मैम, इस सेक्शन को क्यों लॉ में लेके आया गया, देखो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक्ट जो है वो आया, लेकिन कौन सी डेट से वो इन्फोर्स होगा वो उसमें मेंशन होना भूल गए। तो मोदी जी ने बोला कोई बात नहीं, जिस दिन प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अपनी मंजूरी देगा, ये वर्ड जरूरी है ना, जिस दिन मंजूरी देगा उस दिन से उस चीज को लागू कर लिया जाएगा। मंजूरी देंगे तो लागू कर लेंगे, ठीक है। अगर डेट मेंशन है, अगर डेट मेंशन है, फॉर एग्जाम्पल समझो 31 नहीं 1 जुलाई से ये लागू होगा, तो अब 30 जून की मिडनाइट को नहीं आएगा, अगली सुबह से लागू होगा, मतलब 1 जुलाई की सुबह मॉर्निंग से वो एक्ट लागू होगा। कितना सिंपल, देखो यहाँ पे भी लिखा है पोस्ट मिडनाइट, भाई रात से, रात को सब सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, सुबह उठा पता चला यार रात को एक नया एक्ट आ गया था, मोदी जी ने बोला अब रात को 12 बजे के बाद कोई नहीं सोएगा, लेकिन आप तो सो के ही उठ गए और ये एक तो 12 बजे के बाद एप्लीकेबल हो गया था, आप क्या करोगे। रात को सब सोते हैं ना, सिंपल याद रखो, रात को सब सोते हैं। मोदी जी चाहते हैं, जनता को दिमाग में रखना चाहते हैं, मोदी जी कह रहे हैं यार सब सो रहे हैं,
अभी नहीं करो। रात को क्यों किसी को परेशान करना, कोई भी एक्ट अभी मत करो, सुबह से करना, सुबह देखेंगे। जैसे ऐसा बोला जाता है कि भाई रात के झगड़े रात को ही सुलटा के सो जाओ, है ना। लेकिन ऐसा होता था क्या, महाभारत में भी ऐसा बोलते थे, भाई रात हो गई, सूरज जल गया, अब सो, सुबह देखेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट यही बोल रहा है कि भाई 1 जुलाई से होगा ना, 30 जून की रात को कोई गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, मोदी जी के घर पे पहुंच गया, ठक ठक, सर अभी रात के 10 बजे, 12 बजे के बाद ये आने वाला है, इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, ये फॉर्मेलिटीज पूरी करवा दो फटाफट। मोदी जी बोलेंगे अभी नहीं, सुबह आना, लेकिन सब 12 बजे के बाद तो तारीख बदल जाएगी। मोदी जी ने बोला तारीख डिसाइड कौन करेगा, हम करेंगे। तारीख भले बदल जाए लेकिन काम सुबह होगा, अभी आराम करो। इतना सिंपल, इतना सिंपल, देखो कितना सिंपल बोल दिया। क्या बोला इस एक्ट ने, इस एक्ट ने ये बोला कि भाई अगर मान लो किसी भी एक्ट में, कौन सी एक्ट कब से लागू होगी, मान लो किसी एक्ट में जो है, ये स्क्रीन पे सारा दिखता रहता है ना, हाँ, मान लो कि किसी एक्ट में डेट नहीं लिखी हुई है कि कब से लागू होगा, तो वो कब से होगा, जब गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट अपनी मंजूरी देंगे कि हाँ ये एक्ट सही है, इसको लागू करवाओ, उस डेट से लागू हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें डेट मेंशन है, तो मेंशन है तो क्या 12 बजे के बाद लागू होगा, नहीं जी, मोदी जी आराम करेंगे। मोदी जी ने बोला रात को कोई मजाक नहीं, कल सुबह आना, सुबह आना मतलब उस दिन की सुबह से वो एक्ट लागू होगा। सिंपल इतना ही बात बोली गई है। क्या बोली गई है, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट इज नॉट एक्सप्रेस्ड to come into operation on a particular day, it shall come into operation on the day it receive the assent, assent मतलब मंजूरी of the president or governor, unless the contrary। अच्छा, unless the contrary का मतलब लॉ में क्या बोलते हैं, लेकिन अगर इसके विपरीत, सिंपल, लेकिन अगर इसके विपरीत एक्सप्रेस किया गया है एक्ट या रेगुलेशन में कि भाई वो कब से, कौन से डेट से आएगी, तो इमीडिएटली एक्सपायरेशन ऑफ द डेट प्रिसीडिंग इट्स कमेंसमेंट डेट, मतलब कि 30 जून के बाद 1 जुलाई से इम्पैक्ट में आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने इसको हिंदी में समझ लिया, अनलेस द कॉन्ट्रैरी, अगर इसके विपरीत, यहाँ पे क्यों बोला, यहाँ पे क्या लिखा, नॉट एक्सप्रेस्ड, कि कब वो फोर्स में आएगा एक्ट, प्रेसिडेंट या गवर्नर की डेट जब वो मंजूरी देंगे। वर्ड क्या यूज कर लिया, अनलेस द कॉन्ट्ररी, लेकिन अगर इसके विपरीत अगर मेंशन है तो उसके नेक्स्ट डे की सुबह से वो जो है पोस्ट मिडनाइट जो है वो एक्ट जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। इतना क्लियर सबको। अब देखो ये चीज ना अगर आपने हिंदी में समझ ली, अनलेस द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी क्या, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपने एक चीज बोली उसके कॉन्ट्ररी आपने अलग चीज बोल दी, मतलब उसका बिल्कुल उल्टा, उल्टे को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्ररी। अनलेस द कॉन्ट्ररी, ये वर्ड याद कर लिया, एग्जामिनर के दिमाग में एक्सप्रेशन, बच्चे ने लॉ की लैंग्वेज यूज करी, व्हेनेवर आई से यूज लॉ की टर्मिनोलॉजीज, किधर किधर, थोड़ी थोड़ी जगह, जरूरी नहीं है पूरा आप ऐसा छाप लो, ठीक है, इसको लिख लो ना अपने हिसाब से। नॉट एक्सप्रेस टू कम इनटू ऑपरेशन ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो कब माना जाएगा, जब मंजूरी मिलेगी प्रेसिडेंट गवर्नर की, आप लिखो ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआई को भी, चेकर को भी पता है बच्चा नहीं लिख सकता, ऐसे वर्ड्स यूज करो ना। अब ये वर्ड आप इधर तो यूज कर ही सकते हो, अगर किसी और चैप्टर में आपको उसका उल्टा बताना है वहां भी यूज कर सकते हो। सामने वाला मॉड्यूल थोड़ी खोल के बैठेगा कि आईसीआई ने लिखा था कि नहीं लिखा था, उसको पता है अनलेस द कॉन्ट्ररी। एक सिंपल चीज रखो दिमाग में, जब नया नया नई नई इंग्लिश बोलना सीखे थे आप लोग बचपन में, सब करते होंगे दोस्तों के सामने कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज करते थे ना, हर सिचुएशन में वो इंग्लिश वर्ड मार दिया, ओ आई डोंट नो, आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज, हम ऐसा यूज करते थे कि नहीं, वर्ड्स करते थे दोस्तों के सामने होशियारी मारने के लिए। बस सेम आपको एग्जामिनर के सामने करना है, एक वर्ड सीख लिया, एक वर्ड सीख लिया, अब बोलते रहो उसको, पूरे लॉ में यूज करते रहो, सामने वाले के पास इंप्रेशन जाएगा आपका कि हाँ, अनलेस तो कॉन्ट्रारी, बच्चे को ज्यादा पता है भाई, टिक, पूरे 4 मार्क्स अलॉटेड, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ रिपील, अब देखो कितना गंदा दिख रहा है, इतना सारा देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, इसके क्वेश्चन मैंने साइड तो नहीं करे थे।
बट आपको एग्जाम्पल दे दूंगी मैं इसका। ये देख के आपको क्या लग रहा है? बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आता है कि मैम ये क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आता मैम, रिपील का मतलब क्या होता है। तो आओ अपन देखते हैं। देखो, सीधी सी बात है, मैं ये देख रही थी कि एग्जाम का कोई क्वेश्चन आपके लिए अलग करा था क्या, तो मैं आपको बता सकूं कि उसमें क्या लैंग्वेज लिखी गई है। लेकिन आप देखो, हम जब सजेस्टेड आंसर्स देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार जो मैंने इतना सारा नहीं लिखा ना, इसीलिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है, थोड़े से वर्ड्स आप यूज करोगे तो भी चलेगा, पर वो दूसरे चैप्टर के लिए करा है मैंने। ठीक है, देखो, इफेक्ट ऑफ रिपील। इफेक्ट ऑफ रिपील का मतलब है, मोदी जी सीधी सीधी बात बोल रहे हैं कि कोई एक्ट अगर मैंने बंद कर दिया, फॉर एग्जाम्पल समझो 2020 में एक लॉ आया और उस लॉ ने ये बोला कि यार अब से जो भी पर्सन अगर फॉर एग्जाम्पल मर्डर करेगा, नहीं मर्डर कुछ ज्यादा हो जाएगा, अब से जो इंसान चोरी करेगा उस इंसान को जो है फलाना ढिमकाना सजा हो जाएगी, 10 साल की जेल हो जाएगी। ठीक है, अब 2023 में ये लॉ आया। कब आया? 2020, सॉरी, ओहो ढोकली हूं मैं, क्या लिख रही हूँ, 2020, 2020 में ये लॉ आया। 2024 में मोदी गवर्नमेंट ने बोला इसको मैं रिपील कर रहा हूं, मतलब यहां पर इसको हटा रहा हूं, रिपील कर दिया। अब एक बात बताओ, आपको तो पता है कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जाती है, बरोबर मिलती है कि नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर सजा हो गई थी, ठीक है, इनको कुछ लोगों को यहाँ पे सजा हो गई थी। अब इनको यहाँ पे जब सजा हुई, इन्होंने चोरियां करी और इनको जो सजा है वो समझो 20 साल की। अब 2024 में गवर्नमेंट ने बोला ये एक्ट रिपील हो गया, तो क्या अब इनको रिहा कर देंगे क्या? या फिर कोई केस चल रहा था, उस पर तारीख पे तारीख आ रही थी और कुछ अरेंजमेंट हुआ है वहां पे, फॉर एग्जाम्पल जिसने चोरी करी, तारीख पे तारीख मिलते मिलते अब सेटल अब जाके होने वाला है कि भाई इसको ये जुर्माना दे दो आप, ठीक है, जिसका आपने चोरी करी उसको जो है आप पूरा फुल पेमेंट कर दो। तो अब क्योंकि 2024 में तो चोर तो नाचने लगेगा, चोर तो नाचने लगेगा कि यार ये तो रिपील हो गया, हट गया, अब जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी सारी इनवैलिड हो गई। अब मेरे को जो जेल 20 साल की थी, मैं तो 2024 में बाहर आ जाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो तो खत्म हो गया है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लोग बहुत शाणे हैं, लोग बहुत तेज हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट उससे ज्यादा तेज है। मोदी गवर्नमेंट ने बोला बेटा ना, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होने वाला, जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं होने वाला। मोदी गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं होगा बेटा, भले ही एक्ट रिपील हो जाए लेकिन उसमें किए गए ट्रांजैक्शन, उसमें दी गई प्रोसिक्यूशन, उसमें जो भी एग्जीक्यूट हुआ है, वो जो भी पेनल्टी लगाई हुई है वो सब वैलिड होगी। यहाँ पे वही लिखा है। इफेक्ट ऑफ रिपील, रिपील मतलब हटा देना, रिपील हटा देना। इट शेल नॉट, क्या अफेक्ट नहीं करेगी? कोई भी एग्जिस्टिंग रिपील को, प्रीवियस ऑपरेशन जो उस एक्ट में हो चुका है अब वो इनवैलिड तो नहीं ही माना जाएगा। ठीक है, राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी किसी के ऊपर आई थी उस एक्ट के दौरान, तो उसको भी खारिज नहीं किया जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई भी पेनल्टी या पनिशमेंट दी गई थी, जैसे चोर को 20 साल की सजा दी गई, उससे पेनल्टी दी गई, तो क्या वो हटा दी जाएगी? नहीं, वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग या रेमेडी चल रही थी उस पर भी उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब सारी चीजें, ऑल सच थिंग्स शैल कंटिन्यू एज इफ रिपीलिंग हैज नॉट बीन पास्ड। जो मैटर ऑलरेडी उस एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, ऐसा माना जाएगा कि ये एक्ट जो है वो तो हटा ही नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ पे बोला है अनलेस, अगेन, अब देखो, अब अनलेस वर्ड कितनी बार यूज कर सकते हो लॉ में? अनलेस, जब तक अ डिफरेंट इंटेंशन अपेयर्स, अगर एक्ट में ही ये क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई जो पुरानी चीजें हैं वो कंटिन्यू नहीं की जाएगी, तो अब वो कंटिन्यू नहीं की जाएगी। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, इफेक्ट ऑफ रिपील, ब्रेकअप हो गया लेकिन वो रिलेशनशिप में जो भी आपको ट्रॉमा हुआ
जो भी लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आया था वो तो कंटिन्यू ही हुआ, अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। उधार लेके किसी को आईफोन गिफ्ट कर दिया था, वो उधार का ब्याज तो आज तक दे रहे हैं। सामने वाले को जाके ये तो बोलेंगे नहीं भाई ब्रेकअप हो गया, जिसके लिए आईफोन लिया था वो तो चला गया चली गई, अब नहीं दूंगा पैसे, ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको पनिशमेंट मिली थी घर पे उसकी वजह से कि भाई तुमने ऐसा कांड करा वैसा करा, तुम्हारा बाहर चक्कर था, तो क्या वो पनिशमेंट हट जाएगी? क्या नहीं, आपको घर में ताने तो अभी भी मिलेंगे उस चीज के। लेकिन अगर क्लियरली लिखा हुआ है कि रात गई बात गई, ओल्ड चीजें जो थी वो कंटिन्यू नहीं होंगी, तो अब कंटिन्यू नहीं होंगी। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, अगेन यहाँ ये बताता है कि आपको टाइम लिमिट्स, मतलब लॉ में अगर कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी गई है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है ये बताया गया है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल बताया गया है। क्या दिया है यहाँ पे, व्हेन बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन any act or proceeding is directed or allowed to be done in any court or office on a certain day or within a specified prescribed period, the court or office is closed that day or the last day of the period। जो एक्ट है कंसिडर किया जाएगा कि भाई टाइम पे किया गया था। हॉलीडे क्या होता है गवर्नमेंट के हिसाब से, जब संडे हो, मोदी जी संडे से बिल्कुल मजाक नहीं करते हैं। ठीक है, जब गजेटेड हॉलीडे हो, गजेटेड मतलब ये ना एक गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर होता है, उसमें अगर कोई हॉलीडे बता दिया हो, या फिर जिस दिन ऑफिस ऑफिशियली क्लोज हो। अब यहाँ पे ऑफिस से, ऑफिस का मतलब है गवर्नमेंट ऑफिस, मोदी जी प्राइवेट वालों की बात नहीं कर रहे, अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, डज इट अप्लाई टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट? नो, दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली व्हेन टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टैट्यूट और लॉ, नॉट बाय प्राइवेट एग्रीमेंट। इस चीज को आप याद रखना। आईसीएआई को अगर कुछ भी ट्विस्ट डालना हुआ इस सेक्शन में तो यही डालेगा, यही डालेगा। बच्चा क्या बोलता है कि यार छुट्टी है, छुट्टी आ गई तो मतलब नेक्स्ट डे भी वैलिड माना जाएगा, सिर्फ गवर्नमेंट के कामों से रिलेटेड। प्राइवेट वालों के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताती हूँ, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना था, इनकम टैक्स का आपको रिटर्न फाइल करना था और लास्ट डेट जो है वो जून थी, ये लास्ट डेट थी। अब इस लास्ट डेट को जो है, या तो इस लास्ट डेट को क्या आ गया, कोई दूसरा कलर बढ़िया सा दिख रहा है क्या, चटक कलर, यहाँ पे संडे आ गया, लास्ट डे को क्या आ गया, संडे आ गया। या फिर गवर्नमेंट ऑफिस जो है उनकी छुट्टी थी, या फिर ऑफिशियल गजट में बता दिया था कि छुट्टी है। तो अब एक बात बताओ, अगर 30 जून को आपने रिटर्न फाइल नहीं करा और आपने ये रिटर्न जाके फाइल करा 1 जुलाई को, तो ऐसा माना जाएगा, लॉ में ये डेट लिखी हुई थी 30 जून, लेकिन आपने 1 जुलाई को करा, तो क्या आपको एक दिन की पेनल्टी लगेगी क्या? ये आपको 1 डे पेनल्टी लगेगी क्या? नो, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि 30 जून को आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि उस दिन संडे था, सब एंजॉय कर रहे थे, मोदी जी ने बोला वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, सब एंजॉय करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिस की छुट्टी थी या फिर ऑफिशियल गजट में ही छुट्टी थी। ओके, कैमरा बंद हो गया, इसको चालू करते हैं। ऑटो बंद हो जाता है भाई, समझ ही नहीं आती मेरे को इसकी सेटिंग। चलो ठीक है, तो अगर आपने 1 जुलाई को भी करा तो भी आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो संडे था, यहाँ ऑफिस की छुट्टी, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ अपना सोचती है, प्राइवेट का मत सोच लेना तुम लोग। ठीक है, और गेजेट में लिखा हुआ है, बस इस सेक्शन में ये बोला गया है, इस सेक्शन में इतना सही बोला गया है। और उसमें भी आप लोग बहुत टेंशन लेते हो कि मैडम अदर लॉस में समझ नहीं आ रहा, भाई साहब आपने समझा ही नहीं। ऐसे स्नैपशॉट टेबल्स डाल दिए मैंने, एग्जाम के एक दिन पहले भी देख लिया, सिर्फ इन टेबल्स को 5 मिनट में देख लोगे यार, पूरे चैप्टर के 5 मिनट भी ज्यादा बोल। नॉर्मल वर्किंग डे है, अगर 30 जून नॉर्मल वर्किंग डे है, मंडे है, गवर्नमेंट ऑफिस की छुट्टी नहीं है, गैजेट में भी नहीं बोला था, तो उसी दिन बोलना पड़ेगा, उसी दिन काम करना पड़ेगा।
ऑफिस या फिर कोर्ट का हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे करो तो भी सेक्शन 10 ही आएगा। प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो रही थी और उस दिन हॉलीडे था तो आपने नेक्स्ट डे कर लिया तो आप ये बोल सकते हो क्या सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये संडेज, हॉलीडेज और गवर्नमेंट ऑफिस के बंद होने पर ही एप्लीकेबल होता है। ओके, जेंडर एंड नंबर, जेंडर एंड नंबर सेक्शन 13, जेंडर एंड नंबर। जेंडर और नंबर क्या बोलता है, देखो लॉ ये बोल रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, पता है क्या इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर अगर आप यहाँ देखो तो ये इतना सारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये पढ़ने जाए, इन ऑल सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन वर्ड इम्पोर्टिंग द मस्कुलाइन जेंडर टेकन इनटू फीमेल्स आल्सो। सुनो इधर देखो, मैं आपको बताती हूँ। ही का मतलब शी भी हो सकता है लॉ में, इस सेक्शन में ये बोला गया है। एक लिखा है उसमें तो उसका मतलब अनेक भी हो सकता है। अगर लिखा है कंपनी तो उसका मतलब कंपनीज भी हो सकता है। अच्छा, ये सेक्शन क्यों यहाँ पे दिया, थोड़ा लॉजिकली सोचो। अगर लॉ में हर जगह क्या लिखा हुआ है, ही, अभी कुछ फेमिनिस्ट एक्टिवेट हो सकती हैं कि हमको तो भाव ही नहीं दे रहा है, भेदभाव हो रहा है, बहन भेदभाव नहीं है, तुम ही लड़का बनना चाहती थी इसलिए ही में ही शी को इंक्लूड कर लिया। सिंपल, ही में ही किसको इंक्लूड कर लिया, शी को इंक्लूड कर लिया। एक लिखा है तो उसमें अनेक भी शामिल हो गए। गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई कंपनी फ्रॉड करेगी तो उसको 447 के अंदर पेनल्टी लगेगी, जेल होएगी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट बली के बकरे को। अब सारी कंपनियां शानी, 10-15 कंपनीज ने जो है फ्रॉड करा। कंपनी कह रही है साहब आपने बोला था कंपनी, कंपनीज थोड़ी बोला था, किसी एक को ही आप जो है 447 लगा सकते हो, हमारे ऊपर लॉ नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है क्या? मोदी जी बोलेंगे ढोकले तू क्या बोल रहा है, दिमाग से पैदल कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया क्या? भाई एक लिखा है मतलब उसमें अनेक भी है। अगर क्लियरली लिखा है कि भाई अगर तुमने कुछ गलत करा, कंपनी में अगर फ्रॉड हुआ तो जो मेल है, मेल डायरेक्टर, उसी को बलि का बकरा मानेंगे, तो सिर्फ उसी को मानेंगे। तब आप ये नहीं बोल सकते, तब वो डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता कि भाई ही मतलब शी, तो जो मेरे साथ वाली है इसको भी लपेटो। नहीं भाई, नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला, आप ही के लिए बोल दिया ना कि सिर्फ मेल ही जाएगा, भेदभाव तो भेदभाव हो गया ना भाई, ठीक है। अब देखो, if the subject matter or context clearly shows only male or female are meant, only singular plural is intended, then section 13 shall not apply। section 13 क्या बोलता है, ही मतलब शी, सिंगल मतलब अनेक, ठीक है, एक मतलब अनेक। इसने बोला अगर कहीं पे बोल दिया कि सिर्फ मेल, मेल तो मेल ही लिखा है तो सिर्फ मेल की बात करें, सिंगुलर लिखा है तो मतलब सिर्फ एक ही कंपनी की बात करें, तो ये अप्लाई नहीं होगा, सिंपल। यहाँ पे यही बोला गया, सिंगुलर शेल इंक्लूड प्लूरल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, मस्कुलाइन जेंडर शेल बी टेकन इनटू इंक्लूड फीमेल्स। मतलब सेक्शन 13 से मिल बोल रहा है ही का मतलब शी, एक का मतलब अनेक, लेकिन अगर अलग से ही बोल दिया भेदभाव करेंगे, एक का मतलब एक, ही का मतलब ही, तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, सिंपल। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 2 और मोर इनएक्टमेंट सेक्शन 26 और सेक्शन 27 और 14, बस हो गया भाई। कितना आसान चैप्टर है यार, कितना आसान चैप्टर, 4 मार्क्स तो यूं जेब में मिलते हैं, बहुत आसान है भाई, इसको अच्छे से कर लेना प्लीज। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 2 और मोर इनएक्टमेंट मतलब के, चलो इसका भी हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल से चीज बहुत दिमाग में क्लियर हो जाती है। कंपनी है और इस कंपनी ने, ये कंपनी है, इस कंपनी ने कुछ गलती कर दी। अब उसकी जो पनिशमेंट है 2 जगह दी हुई है, फेमा में भी दी हुई है और कंपनीज एक्ट में भी दी हुई है। समझो इसने फॉरेन से रिलेटेड कुछ जो है गड़बड़ कर दी, अब 2 जगह। अब जब ये लोग जो हैं, ये कुछ लोग हैं, कौन है ये, मेंबर्स, और यहाँ पर कुछ डायरेक्टर्स हैं, ये डायरेक्टर्स, ये कंपनी के डायरेक्टर्स खा पी के मोटे हो गए, ठीक है। अब ऐसा हुआ, ये सब मिलके मोदी जी के पास गए, एफआईआर लिखाई उन्होंने, मोदी जी के पास गए, ठीक है, ये मोदी जी,
इनको थोड़ा भरा भरा बना दूं क्या, थोड़ा सा ही भरा बना, ठीक है। मोटा भाई के पास गई, मोटा भाई देखो इन्होंने फ्रॉड करा है, इन दोनों ने, इनको सजा दो। मोदी जी ने बोला अभी देखता हूँ। जब मोदी जी ने देखा तो बोला अच्छा फेमा और कंपनीज एक्ट, दोनों में जो है जो भी इन्होंने गलती करी है दोनों में इसकी सजा दी गई है। तो मोदी ने क्या बोला, मोटा भाई ने क्या बोला, एफआईआर रजिस्टर कराओ, एफआईआर रजिस्टर करवाओ। यहाँ पे 2 के अंदर रजिस्टर हो गई एफआईआर, कैसे, फेमा और कंपनी एक्ट, ठीक है। लेकिन ये ऐसा बोलता है कि अब ये जो समझो इस एक्ट में बोला गया, यहां पे बोला गया है 5 years की जेल, और यहां पे बोला गया है 3 years की जेल। अब गलती तो दोनों में हुई है, दोनों में इस चीज को गलत माना गया है, माना गया है। मोदी गवर्नमेंट ने बोला एफआईआर में आप दोनों में लिखो कि दोनों के अंडर जो है इन्होंने गलत काम करा है, लेकिन सजा दोनों में से किसी एक ही मिलेगी। पता पड़े इन दोनों को लेके गए, मोटा भाई को यहाँ लेके गए, 5 साल में जेल में डाला, ये खुश हो रहा है, अरे 2030 में निकल जाऊंगा निकल जाऊंगा। जैसे ही जेल के बाहर कदम रखा, मोदी जी ने बोला चल अंदर 3 साल और। फेमा की जेल काट ली, अब कंपनी एक्ट की जेल काट। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मोदी जी बोल रहे अगर एक की जेल काट ली तो समझो दूसरे की भी काट ली, ये बोल रहे हैं मोदी जी, ठीक है। मतलब आप एफआईआर में तो लिखो कि दोनों में गड़बड़ करी, लेकिन जेल सजा दोनों की नहीं मिलेगी, किसी एक की ही मिलेगी। मतलब के पनिशेबल ऑफेंस करा जो कि किसी एक या दो एक्ट में, एक से दो या दो से ज्यादा, सॉरी 2 या 2 से ज्यादा एक्ट में पनिशेबल है, तो पनिशमेंट किसी एक एक्ट के हिसाब से ही मिलेगी। देखो, वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस under 2 or more enactment, then the offender shall be liable to be prosecuted। prosecuted मतलब जेल के लिए जब लेके जाते हैं, जब ऐसा हथकड़ी बांध के मुंडा नीचे करके और ये सर पे कुछ काला काला लगा के जाते हैं ना, ढक के जाते हैं सर को, तो उसको प्रोसिक्यूट करना बोलते हैं। इस वर्ड को लॉ में बार बार यूज कर सकते हो आप। एंड पनिशेबल अंडर either or any of those enactment but shall not be liable to be punishable twice for the same। तो एक ही गलती के लिए कब तक मारोगे यार। अगर आपने बचपन में एक गलती, फॉर एग्जाम्पल आपने बचपन में एक गलती कर दी थी, आपको पेरेंट्स ने मारा, अब जब आप बड़े, नहीं गलती कर दी बचपन में, दादाजी को पता चला, दादाजी ने कूटा, फिर कुछ 1-2 साल हो गए, फिर माँ बाप को पता चल गया तो उन्होंने भी कूट डाला, फिर कुछ साल और हो गए तो बड़े चाचू को पता चल गया तो उन्होंने भी कूट डाला, फिर बड़े हुए तो बड़े भाई को भी पता चला कि बचपन में इसने ऐसा करा तो उन्होंने भी कूट डाला। ऐसा थोड़ी होगा, एक ही गलती के लिए कितनी बार मारोगे यार, कितनी बार मारोगे। यही बोला गवर्नमेंट ने कि भाई आप जो है पनिशेबल ट्वाइस फॉर द सेम इफेक्ट नहीं चलेगा। की प्रिंसिपल क्या है, नो डबल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस। डाउट लिख दिया, बताओ, नो डबल पनिशमेंट। भाई एक ही चीज के लिए कितनी बार मारोगे यार। मैं, जैसे वो बोलता है मैं कोई मंदिर की घंटी हूँ जो जो भी आता है बजाकर चला जाता है, भाई एक ही गलती के लिए कितनी बार मारोगे। तो बोला भले 2 में है लेकिन सजा एक ही बार, एक गलती की सजा एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी, ठीक है। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मारो गोली। मेरी बात सुनो, इधर क्या बोला है, अगर आपने पूरे लॉ को फॉलो करके रजिस्टर पोस्ट के थ्रू किसी को कोई चीज भेजी तो ऐसा माना जाएगा कि सामने वाले को वो चीज मिल गई। अगर सामने वाला बोलता है मुझे नहीं मिली तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसको नहीं मिली वो चीज। मैडम समझ नहीं आया, अभी आएगा। फिर से हमारी कंपनी बनाओ। अरे यार कैसा गेट बना देती हूँ मैं। एजीएम, एजीएम होने वाली है, एजीएम का नोटिस सबको जाना चाहिए। कंपनी ने जो है रजिस्टर पोस्ट के थ्रू जो है जो नोटिस थे, ये सारे जो नोटिस थे वो सारे नोटिस जो है भेज दिए। किसको भेज दिए, शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को भेज दिया। कंपनी ने अपनी साइड से, इमेजिन करो, कंपनी ने अपनी साइड से लिफाफा लिया, नोटिस डाला, सील पैक लगाया, सील डाली, एड्रेस लिखा, रजिस्टर पोस्ट वाले को दिया कि भाई ये शेयर होल्डर को दे देना। ऐसा ही उन्होंने सारे शेयर होल्डर के लिए करा।
तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से माना जाएगा कि उनकी तरफ से लॉ भी मानेगा कि भाई सामने वाले को वो नोटिस मिल गया। अब अगर ये बोलता है मेरे को नहीं मिला, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको नहीं मिला। देखो क्या बोला, प्रॉपरली आपने एड्रेस करा था, जो आपने एनवलप में नोटिस डाला बाहर एड्रेस प्रॉपर लिखा था। हाँ जी लिखा था। जैसे किसी के घर पे शादी होती है यार, किसी के घर पे जब शादी होती है तो वो कार्ड पे हमारा नाम लिख लेते हैं। अब उन्होंने किसी बड़े इंसान को बोल दिया कि यार जाके उनको ये कार्ड दे देना, घर के किसी बुजुर्ग को बोला, तो वो क्या मान लेंगे कि सामने वाले को कार्ड मिल गया। ठीक है, अब जिनको कार्ड देना था, अगर मेरे घर पे कार्ड आने वाला था तो मेरे को उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे को नहीं मिला, क्योंकि उनके दिमाग में तो क्या है भाई, मैंने तो एड्रेस नाम लिख के हमारे घर के बुजुर्गों के हाथों आपके पास भिजवा दिया था, तो हमने तो डीम कर लिया, मान लिया कि आपको मिल गया। लॉ ने बोला भाई हम भी तो यही बोल रहे हैं, मान लिया आपको मिल गया। प्रीपेड पोस्टेज आपने प्रीपेड तरीके से भेजा तब भी मान लिया जाएगा। सेंट बाय रजिस्टर पोस्ट तब भी माना जाएगा मिल गया। प्रिज्यूम टू बी डिलीवर्ड इन नॉर्मल टाइम में भेजा था यार, तब भी नॉर्मल टाइम से एक चीज याद आई, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस बंद था क्योंकि लंच ब्रेक चल रहा था 2 घंटे के लिए, तो ऐसा माना जाएगा क्योंकि नेक्स्ट डे करा तो भी चलेगा। लंच ब्रेक है भाई, हॉलीडे नहीं है। ठीक है, शटर सिर्फ 2 मिनट के लिए नीचे करा है कि लंच ब्रेक है 2 से 5, 5 के बाद आना। भाई गवर्नमेंट कंपनी है, ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिस है, बड़ा लंच ब्रेक लेंगे, लेकिन था तो लंच ब्रेक, तो यहाँ पे उस चीज को नहीं इंक्लूड करना। भाई बच्चे ये भी पूछ लेते हैं। प्रिज्यूम टू बी डिलीवर्ड इन नॉर्मल टाइम, अगर आपने प्रिज्यूम नॉर्मल टाइम में भेजा, आपने मेरे घर पर रात को 2 बजे कार्ड नहीं भेजा था, आपने दिन में 2 बजे भेजा था, नॉर्मल टाइम था, तो प्रिज्यूम करेंगे आपने भेज दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अगर आपने रजिस्टर पोस्ट के थ्रू प्रॉपर एड्रेस किया है, प्रीपे करा है, तो मान लिया जाएगा कि आपने जो है उसको पोस्ट कर दिया है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, सामने वाला ये प्रूफ कर दे कि उसको नहीं मिला। सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट, पावर कन्फर्ड, अरे यार, पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैडम समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, इतना आसान, इतना आसान बताऊंगी। 4 पेज, पता है क्या, 4 पेज समझो, ये देखो 4 पेज है, ये दिख रहा है क्या, ये 4 पेज समझो, 4 मार्क्स अंदर। सिंपल, पावर्स कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि गवर्नमेंट ने अगर एक बार पावर दिया किसी को, तो सिर्फ एक बार यूज करने के लिए नहीं है, बार बार यूज करने के लिए। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, उनको पावर दिया कि भाई कोई सिग्नल तोड़ रहा है, आप उसको पकड़ो, उसका चालान काटो, रसीद काटो और फिर उसको जाने दो। अब समझो गवर्नमेंट ने ये पावर दिया उस ट्रैफिक पुलिस वाले को, अब ऐसा हुआ क्या कि यार वो खड़ा है, किसी एक ने सिग्नल काटा, उसको रोका और बोला साइड आ, चालान काटा। अब जब दूसरा काटेगा तो क्या फिर से गवर्नमेंट के पास जाएगा क्या कि ये मैं इसका भी चालान काट लूं क्या? नहीं भाई, तुमको पावर दिया तो मतलब तुम बार बार उसको यूज कर सकते हो। वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन एनी पावर इज कन्फर्ड, देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपेयर, दैट पावर मे बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ओकेशन रिक्वायर। जितनी बार जरूरत पड़े, जितनी बार सिग्नल टूट रहा है, उतनी बार पावर अपना यूज करो। कहाँ अप्लाई नहीं होगा, अगर लॉ क्लियरली बोल दे कि पावर सिर्फ एक ही बार अप्लाई होगा, तो फिर सेक्शन 14 वहां अप्लाई नहीं होगा। सिंपल, दैट वाज योर जनरल क्लॉजेस एक्ट। ये था हमारा सिंपल। विल की जो डेफिनेशन है वो आप मॉड्यूल से देख लेना, सेम डेफिनेशन है, आपकी इच्छा क्या है उसके ऊपर। ठीक है, सिंपल हो गया। 4 पेज 4 मार्क्स, समझ आया कितना आसान था, कितना आसान था, बस इतना ही आसान है अदर लॉ। ठीक है, तो ये आज हमारा खत्म हुआ अदर लॉ का पहला पार्ट जो कि था जनरल क्लॉजेस। यस, अब हम करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, फेमा और एलएलपी। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। हमारी लॉ की एक्सप्रेस बैच में मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण।